नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जो 2024 में बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट लोको पायलट। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो वाले बच्चे ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए शुरू से आखिरी तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि एएलपी का फॉर्म निकला है, वो फॉर्म एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भरना चाहिए या नहीं, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमको बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था और कमेंट बॉक्स में भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर, हम क्या एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली वो वाले बच्चे जो बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों ने हमसे पूछा था। देखिए, यहाँ पर मैं आपको केस बता देता हूँ। दो तरह के केस आ रहे हैं यहाँ पर। पहला केस तो है कि अगर आप एलिजिबल है या नहीं है, पहला केस तो वाला है। दूसरा केस है कि आप एलिजिबल है ही नहीं। अगर आप, पहला केस मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलिजिबल है तो उस केस में आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और दूसरा केस है कि आप एलिजिबल नहीं है, फिर आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर, अगर एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबल नहीं होने के बाद भी आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, कहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या फ़ायदा होगा इससे अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे और फिर भी आप फॉर्म भरते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एएलपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला केस तो आपको पता होगा कि अगर आप एलिजिबल है तो आपको 100% इसका फॉर्म भरना चाहिए। इसमें तो कोई आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि ये जो एएलपी का जो पोस्ट होता है, ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स में होता है। देखिए, यहाँ पर जो सैलरी होती है, मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ केसेस में सैलरी 1 लाख तक भी जाती है। अगर आपका ओवर टाइम हो जाता है, थोड़ा सा भी 2-4 घंटे भी अगर ओवर टाइम कर लेते हैं तो इसमें सैलरी आपकी 1 लाख तक जाती है। इसलिए वो केस तो छोड़ ही दीजिए कि अगर आप एलिजिबल है तो 100% आपको इसका फॉर्म भरना है और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपको। और तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको पूरी तरह से 100% तैयारी कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की अभी मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास चालू होने वाली है, मॉडल पेपर चालू होने वाले हैं। साथ साथ मैंने जीके जीएस का तो आपको बिल्कुल मॉडल पेपर शुरू कर ही दिए हैं। तो जो बच्चे एलिजिबल है, फर्स्टली उनकी बात करूं तो वो, उनको तो फॉर्म भरना है और आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। आपको मॉडल पेपर भी दी जाएंगे और प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे चैनल पर। अब जो मुख्य मुद्दा आता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं हैं। उनकी बात करेंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपको कि अगर आपने अभी तक रेलवे का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप ध्यान समझिएगा, अगर आपने अभी तक रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप एलिजिबल भी नहीं हैं एएलपी के लिए, क्योंकि देखिए एएलपी के लिए थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल पोस्ट होती है। टेक्निकल पोस्ट तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अलग टाइप का मांगा जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो पेपर होता है, जो स्टेज 2, जो CBT 2, आपको सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि पेपर का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो एएलपी का क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ठीक है ना। उस पर भी हम बात करेंगे अभी वन बाय वन। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको, अगर आपने अभी तक रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपने कोई पेपर नहीं दिया रेलवे का, तो उस केस में मैं आपसे 100% कहूँगा कि आप एएलपी का फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो भी भरें। यहाँ पर जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपसे कुछ ऐसी अपलोड नहीं करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट, या फिर ऐसा पूछा नहीं जाता है जिससे कि आप फॉर्म नहीं भर पाएँ। आप फॉर्म भरिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए, अब मैं आपको एक-एक करके सब चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न और एएलपी का एग्ज़ाम का पैटर्न, इन तीनों एग्ज़ाम में एक कॉमन पैटर्न क्या है? तो कॉमन पैटर्न ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर पहली बात तो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आपको पता होगा कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। ठीक है ना। अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी में अभी पहले तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात चल रही थी, लेकिन सीबीटी 1 तो एटलीस्ट इसमें भी होगा ही। और अगर बात की जाए एएलपी की, तो एएलपी में सीबीटी 1 होगा और फिर सीबीटी 2 होगा। आपको पता होगा कि जो एएलपी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा जिसमें सीबीटी 1 आपका लिया जाएगा।
फिर सेकेंड स्टेज में आपका CBT 2 होगा, और फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें ALP में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और आपको पता होगा दोस्तों कि NTPC के कुछ पोस्ट में भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपको पता होगा जो स्टेशन मास्टर ASM की जो पोस्ट होती है उसमें होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे वैकेंसीज आती है। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है ALP के लिए, और अगर आप NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस के लिए ये फॉर्म ज़रूर भरिए, 100% ये फॉर्म भरिए। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 500 रुपये लग रहे हैं। और आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है, तो 400 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के 100 रुपये का आपका फॉर्म है। पहली बात तो ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो CBT 1 होता है NTPC का, और ग्रुप डी का, और ALP का, ये तीनों लगभग लगभग सेम होते हैं। इसमें तीनों में GK, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तीनों आते हैं। रही बात माइनस मार्किंग की, तीनों की माइनस मार्किंग भी सेम होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपको 100% बोलूँगा कि आप ALP का फॉर्म ज़रूर भरें। उससे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि GK में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में। तो ये एक रियल एग्जांपल होगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे की एग्ज़ाम में। 2024 में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है रेलवे। क्योंकि होता क्या है कि जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं रेलवे की, उसमें जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं वो RRB ही कंडक्ट करवाते हैं। डिफरेंट हो सकता है, किसी बार चेन्नई RRB चेन्नई को मिल जाए, या फिर किसी बार RRB बिलासपुर को मिल जाए। कोई भी RRB एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो लगभग लगभग जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो सेम ही होता है। क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, अगर वो NTPC में आ रहे हैं तो उसी प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, और उसी प्रकार के क्वेश्चन ALP में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एलिजिबल नहीं भी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं 500 रुपीज़, तो आप ये फॉर्म ज़रूर डालें और एक अनुभव लें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे आपको बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मिलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना कर पा रहे हैं, और कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और साथ साथ 1/3 माइनस मार्किंग होने के बाद आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं CBT 1 या नहीं। क्योंकि लगभग लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम्स में उतना ही रहता है जितना कि अभी ALP में। तो बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर बताइए कि क्या करना चाहिए, हमको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर एलिजिबल हो तो 100% भरें, नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम देकर देखना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, तो ज़रूर भरिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल पर डिफरेंट सीरीज़ चल रही है, और आप चाहते हैं कि अगर आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट है आने वाले नोटिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। इस पर भी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल से देख लीजिएगा, जिसमें सब कुछ बता दिया है। जैसा कि हमने बताया था ALP का पहले कि ALP का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो वो भी बिल्कुल हमने बता दिया था 15 से 20 दिन में। हमने इस साल के शुरू में ही बता दिया था, और वैसा ही हुआ, 15 से 20 दिन के अंदर ही ALP का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वो अलग बात है कि कम पदों पर इस बार भर्ती हो रही है, लगभग लगभग 6000 पदों हैं ALP के। एक मांग ये भी चल रही है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है सरकार का, लेकिन हो सकता है भविष्य में आ जाए। आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। रेलवे भर्ती 2024 से रिलेटेड जो भी होगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी मॉडल पेपर NTPC ग्रुप डी ALP का प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।